साहब, इतनी रात को, मतलब उस जगह रात को कोई नहीं जाता। इसके अलावा शिकारियों ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा। उनके गार्ड की बातें सुनकर अभिरूप ने कहा, हम लोग सुबह से पहले ही लौट आएंगे, तुम लॉन्च पे ही हमारा इंतजार करो। गार्ड ने आसपास देख के कहा, सर, और एक बात बोलनी है। उस जगह एक बूढ़ी अम्मा रहती है। उसके चंगुल में फंस गए तो नहीं लौट पाएंगे। समर्पण ने कहा, बूढ़ी अम्मा? वो कौन? बूढ़ी अम्मा वहां रहती है, इसलिए तो बदनाम है बूढ़ी अम्मा का तट। वो लोग कोई उत्तर नहीं दिया। अभिरूप उस छोटी सी नाव पर चढ़ गया। उनके दबाव में नाव थोड़ी डगमगा गई। रतन मजबूत हाथों से नाव को पकड़े रखा। वे दोनों नाव में बैठ गए। नाव पानी में आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। लालटेन की रोशनी में नाव धीरे धीरे काले घने अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। माघ महीने की एक ठंडी रात। आसपास के पेड़ पानी के ऊपर झुके हुए हैं। रतन की छोटी सी नाव नदी के उस पार चल रही है। चारों ओर धुंध की हल्की रोशनी फैली हुई थी। नदी और संकीर्ण हो गई है। रतन ने बीड़ी को देर तक फूंकते हुए कहा, सामने ही बूढ़ी अम्मा का तट है बाबूजी, थोड़ा ध्यान रखना। बाघ वहीं पे आता जाता रहता है। अभिरूप सिगरेट जलाते हुए कहा, रतन, तुमको कैसे पता कि हम लोग बाघ ढूंढ रहे हैं? बाबूजी, ये सुंदरबन मेरे रग रग में बसा है। आप लोग बाघ देखने के लिए सुबह से वो अब्दुल की नाव पे आंखों में दूरबीन लगा के घूम रहे थे, तभी मैं वहां नाव लेके गया था। आप लोगों को देख के ही समझ गया आप लोग बाघ ही ढूंढ रहे हो। सुबह इतनी कोशिश के बाद भी, और तुम इस रात को बाघ दिखाओगे? सही में वो अब्दुल एक बकरी है। इतनी शोर में बाघ थोड़ी दिखाई देगा। नहीं दिखा पाया तो पैसे मत देना। उनके शब्दों के बीच मैंग्रोव वन से एक चीख आई। वे दोनों कांप उठे। वो कौन रो रही है रतन? ये सुंदरवन कितने लोगों का जान लिया है। वो लोग ही रोते फिरते हैं बाबूजी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं है। कोई जंगली जानवर या कोई पंछी होगा। जैसे ही वह पुकार बंद हुई, इम्पाला समूह की सामूहिक चीखें तेज चीख की तरह चारों ओर गूंजी और फिर गायब हो गईं। रतन फुसफुसाते हुए कहा, बाघ निकला है बाबूजी। नाव ज्वार के खिंचाव से धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। उच्च ज्वार के समय कोई भी इस नदी में उतरने की हिम्मत नहीं करता, वह भी रात के समय। समर्पण ने रतन से सवाल किया, रात में कोई यहाँ जाना नहीं चाहता, जितना मैंने सुना है। लेकिन तुम बाबू, सभी लोग बड़े बड़े नाव में घूमते हैं। मेरी नाव छोटी है, इसलिए दिन में मछली पकड़ के गुजारा करता हूँ। मेरी लड़की, मेरी मुन्नी आज 15 दिन से बुखार में बेहोश होकर पड़ी हुई है। गांव के डॉक्टर ने कहा है शहर में ले जाओ। बहुत खर्चे की बात है बाबू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए रात को निकलता हूँ।
आप जैसे कुछ लोग अगर मिल जाए, अगले हफ्ते मुन्नी को लेकर शहर में जाऊंगा, डॉक्टर दिखाऊंगा। वे दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। उसकी पीठ पर लोहे का हथियार ठंडा पड़ा हुआ है। समर्पण ने अभिरूप को फुसफुसा के कहा, अरे अभिरूप, ये तो बहुत चालाक है, तुम कर पाओगे ना? इतने पैसे लिए हैं, करना ही पड़ेगा। तुम उसको बातों में उलझा के रखना, ज्यादा इधर उधर किया तो। दोनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अभी तक कोहरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। बादलों पर हल्की सी चांदनी छा रही थी, जैसे शीशे से छनकर आ रही रोशनी। नदी के उस मुहाने में प्रवेश करते समय नाव रुकते ही अभिरूप ने भरी आवाज में कहा, क्या हुआ? बाबू, उधर बूढ़ी अम्मा का तट आएगा, वहां उतरकर उधर मत जाइएगा। वो जगह अच्छी नहीं है बाबूजी। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा मतलब भूत। तुम लोगों का कैसा अंधविश्वास है? बूढ़ी अम्मा कौन है? अभिरूप ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाला और उसे नाव के ऊपर फेंक दिया और कहा, मेरे पिताजी एक शिकारी थे। मेरे घर में अभी भी बाघ की खाल टंगी हुई है। सरकार से शिकार बैन कर दिया है, इसलिए हम लोग इस तरीके से आए हैं। नहीं तो अब तक इन बाघों की खाल मेरे ड्राइंग रूम में रहता। रतन के खड़े होते ही नाव रुक गई। आप लोग शिकार के लिए आए हैं। आप लोग नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो आप। अभिरूप ने दांत भींचकर कहा, ज्यादा जबान मत चलाओ, हम लोग देख लेंगे। हमारे साथ गन्स है, क्लाइंट का ऑर्डर है। अगर काम ठीक से हो गया तो और भी पैसे मिलेंगे। रतन ने बिना कुछ कहे आकाश की ओर देखा। कोहरे की चादर को थोड़ा थोड़ा चीरता हुआ चांद बादलों के पीछे से निकल आया है। आसमान से उनकी नाव को घूरता हुआ चांद खून से सनी आंखों जैसा लग रहा था। समर्पण ने कहा, जहां ये बाघ रहता है वहां तक तो पैदल नहीं जा सकते, इसलिए नाव के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। समझा तू? अभिरूप ने कहा, दिन के समय यहाँ पुलिस आती है, रात में इधर पुलिस नहीं आती। हम लोग सब पता करके ही आए हैं। तुम सिर्फ हमें वहाँ उतार देना। भोर होने से पहले दूसरे घाट पे गाड़ी इंतजार कर रही होगी, वहाँ ले जाना हमें, यही काम है। रतन ने पूछा, गार्ड तो लॉन्च में इंतजार करेगा। बाघ की खाल उसके लॉन्च में ले जाए तो पुलिस को पकड़ा देगा। रतन ने नाव किनारे पर लगाते हुए कहा, सुबह होने से पहले तक मैं इंतजार करूंगा। तब तक भी आप लोग नहीं आए तो मैं नाव लेके चला जाऊंगा। यहाँ पे बहुत सुबह से पुलिस की बोट घूमती है। समर्पण ने रेडियम घड़ी की ओर देखा और कहा, देखो, अभी तो 11 बज रही है। हम लोग 2 बजे तक लौट आएंगे। सुना है बाघ आसपास ही है। खबरी ने खबर दिया था, नदी के तट पर पैरों के निशान मिले हैं। उस दूसरे घाट पे ही हम लोग आएंगे, तुम वहीं रुकना। अभिरूप और समर्पण बड़े बड़े गंबूट पहनकर चरागाह की ओर चलने लगे। मैंग्रोव की उभरी हुई जड़ें किसी भी समय पैरों में धंस सकती हैं, इसलिए यह जूता पहनना होता है। जंगल में विलीन होते ही रतन ने पीछे से कहा, कुछ भी हो जाए बाबूजी, दक्षिण दिशा में मत जाइएगा। उधर बूढ़ी माँ रहती है, वहां कोई भी नहीं जाता। अभिरूप कुछ कहने ही वाला था कि उसे पीछे से बाघ की दहाड़ सुनाई दी और वे जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन 1 घंटे तक जंगल में घूमने के बाद कोई बाघ नजर नहीं आया।
दोनों बहुत थके हुए हैं। चिपचिपी जमीन पर चलना कठिन होता है। अभिरूप ने एक पेड़ से टिकते हुए कहा, अब क्या करेंगे? दहाड़ सुन के लग रहा है आसपास ही है, लेकिन कोई निशान भी नहीं है। चलना, आगे जाके देखते हैं क्या है। लेकिन रतन ने जो कहा वहां उस तरफ बूढ़ी अम्मा या कुछ है। अरे इन लोगों की सब अंधविश्वास, जाने दे। और इधर तो और दो बाघों का खबर मिला है। बाघों का इलाका अलग होता है, उधर ही चल जाते हैं, नहीं तो कल रात फिर आएंगे। चल चल, और ज्यादा देर नहीं कर सकते। वे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद नदी यहां एक डेल्टा जैसे हिस्से में मिलती है। वहां कुछ झोपड़ियां देखकर वे आगे बढ़े। वो दोनों बहुत प्यासे हैं, लॉन्च में पानी की बोतल भूल आए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े और एक कमरे के बाहर दस्तक दी, दरवाजा खुल गया। कमरे में कोई नहीं है। घर के अंदर एक चौकी और मछली पकड़ने के कुछ उपकरण और एक मटका रखा हुआ है। कोई है? कोई उत्तर न देखकर अभिरूप घर में घुस गया और कोने से पानी लेकर पी लिया। वे दोनों उस घर के बाहर बैठ गए। कोहरे को चीरती हुई पीली चांदनी में आसपास का वातावरण साफ दिखाई दे रहा है। समर्पण ने कहा, ये तो लगता है कोई मछुआरे का घर है। रात को लगता है नदी में मछली पकड़ने गया है। इस तरह घर खुला रख के घर को देख तू। तुम्हें क्या लगता है यहाँ चोरी होने लायक कुछ रहेगा भी है? वहीं बैठकर चांद की रोशनी में कलकल ध्वनि की नदी को वो देखने लगा। अभिरूप ने कहा, आज बाघ नहीं मिलेगा भाई। इस ठंडी हवा में पूरे शरीर को कंपा दे रहा है। उफ, अरे उफ, ठंडा। उफ, थोड़ा रुकते हैं, नहीं तो वापस लौट जाएंगे। अभिरूप ने वहीं बैठकर सिगरेट सुलगा ली। बेटा, थोड़ी सी आग दोगे क्या? अचानक उन लोगों ने देखा एक वृद्ध महिला उनके पास आके बैठी है। वो दोनों खड़े होकर पूछा, आप? ये तो मेरा ही घर है बेटा। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? वृद्धा का पूरा शरीर कपड़े से इस तरह ढका हुआ है कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। समर्पण ने कहा, हम लोग आए थे बाघ देखने। माझी ने कहानी सुनाकर यहीं उतार दिया। ये अच्छी जगह नहीं है। रात को कोई नहीं आता। यहाँ बाघों का बहुत आना जाना है। दिन में आए थे यहाँ। यहाँ दिन में बाघ शिकार नहीं कर पाए, है ना? आप लोगों का पीछे से बंदूक का नल दिख रहा है। वो देख के ही तो समझ में आई आप लोग यहाँ पे बाघ शिकार पे आए हो। अभिरूप ने थोड़ा अटपटा होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को निकले थे इसलिए बंदूक साथ में रखा है। वृद्धा ने फिर कहा, थोड़ी सी आग दोगे? समर्पण ने अपनी जेब से लाइट निकाली और आगे बढ़ा दी। जैसे ही वृद्धा ने काले कंबल के नीचे से हाथ बढ़ाया और समर्पण के हाथ से लाइटर ले लिया, समर्पण बहुत डर गया। आपके आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? इस बात का कोई जवाब न देते हुए आसमान की तरफ मुंह उठा के देखा वो वृद्ध महिला। चांद की रोशनी उनके चेहरे पे पड़ते ही अभिरूप ने सोचा, इनकी उम्र क्या होगी?
100 साल या उससे भी ज्यादा। अच्छा, आप यहाँ अकेले ही रहती हैं? नहीं नहीं, एक बेटा है, जंगल में गया है। वहाँ से उसको जो मिलता है वही लेके आता है, और नदी से जो मिलता है उससे हम दोनों का गुजारा हो जाता है। अच्छा, इधर बूढ़ी अम्मा कहाँ रहती है? यह सुनकर वृद्धा ने पानी की ओर देखकर कहा, वो तो उधर है। पानी में? ऐसी चांदनी रात में वो जगह दिखती है, बाकी समय पानी के अंदर ही रहता है। चांद की रोशनी पड़ते ही वो जगह जाग जाते हैं। बात खत्म होते ही वह वृद्ध एक चमकीला चीज अभिरूप की तरफ बढ़ा दिया। अभिरूप हाथ में लेके देखा, ये एक स्वर्ण मुद्रा है। उसने आश्चर्य से कहा, हाँ, ये तो सोना है। तुम लोगों को चाहिए? लेकिन रतन ने हमें बोला था यहाँ डरावनी कुछ है। दक्षिण राव का संपत्ति है ये सब, वो संभाल के रखते हैं। खतरा तो है, लेकिन दिखाओ तो, कहाँ है वो जगह? झुकी हुई शरीर को लेकर वृद्ध नदी की तरफ चलने लगी। वृद्धा ने अपना हाथों को पानी में डालकर कुछ बिड़बिड़ाते हुए कुछ बोलने लगी। वहाँ पानी में क्या कर रही हो आप? वृद्धा का उत्तर बाघ की दहाड़ में दब गया। वे दोनों बहुत सतर्क थे और उन्होंने बंदूकें ऊंची उठा रखी थीं। समर्पण ने अभिरूप को कहा, लग रहा है बाघ इधर ही आ रहा है, सतर्क रहो। उन लोगों ने जंगल की ओर राइफल तान। तभी वे दोनों गश खाकर पानी में गिर पड़े। ठंडे पानी में एक क्षण में सारा शरीर अकड़ गया। उन्होंने वृद्धा की तरफ मदद के लिए गुहार लगाया, लेकिन वह शांत मन से उनके सामने खड़ी रही। वृद्धा के सिर के बाल देखकर वे दोनों कांप उठे। बालों का अगला भाग एक जंजीर की तरह लंबे होकर उनकी ओर आया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी की धक्के से गिर गए थे। 1000 कोशिशों के बावजूद भी वे ऊपर तैर के नहीं आ पा रहे हैं। जब भी वे कोशिश करते हैं, बालों की जंजीर उनकी गर्दन को पानी की ओर खींच रही है। फिर जंगल से बाघ की दहाड़ सुनाई दिया। 2 पीली आंखें जंगल से बाहर आईं और पानी के पास खड़ी हो गई। बुढ़िया ने उसे देखा और कहा, बेटा, आज शिकार पे जाने की कोई जरूरत नहीं। इधर मैंने 2 शिकार पकड़े रखे हैं। तभी सुंदरबन का एक और आतंक, जंजीर वाली पिशाचिनी पानी में उतर गई। पानी में डूबने से कुछ क्षण पहले उन्हें याद आया कि गार्ड ने आते समय सावधान के ये शब्द कहे थे। जो लोग यहाँ बाघ शिकार के लिए आते हैं, वो वृद्धा उन्हें पानी में खींच ले जाती है और डूबो देती है। परंतु उनमें से किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। उस जगह से बाघ की दहाड़ और पानी की खींचतान देखकर रतन ने नाव से पानी को धक्का दिया और बड़ी नदी की ओर बढ़ गया। वह जानता है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। या तो बाघ का पंजा या पानी के नीचे बेड़ियों में जकड़ी हुई अभिरूप और समर्पण की लाश पड़ा हुआ मिलेगा। आकाश का रंग हल्का है। वह रोशनी नदी के उस पार वृद्धा के तट के चारों ओर फैल जाएगी। सुंदरबन में हमेशा के लिए लापता लोगों की सूची में 2 और नाम जुड़ जाएंगे।